हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाला अपने कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ सीएनएस के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जो भी अब तक पीवाईक्यूज में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, हम इस वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ऑल न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2023-24 में पूछा गया था। तो आरएसए एल्गोरिथम एक ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और जहां से पीवाईक्यूज में आप देखोगे हर साल वहां से न्यूमेरिकल भी आता है और आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। तो एक्सप्लेन तो आप कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है? एक्सप्लेन आरएसए एल्गोरिथम विद एग्जाम्पल। लेट P equal to 17, Q equal to 11, E equal to 7 and D equal to 23. Calculate the public key and the private key and show encryption and decryption for plain text M equal to 77 by using RSA algorithms. आपको क्या बताना था? आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको पब्लिक की एंड प्राइवेट की को फाइंड करना है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस आपको करके दिखाना है और आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन है जो कि है M, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 77। जब आप डिक्रिप्शन करेंगे तो आपका प्लेन टेक्स्ट 77 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी प्रोसेस किया है वो सही है, अदरवाइज गलत है। अब यहाँ अगर हम बात करें आरएसए एल्गोरिथम की, तो एक बार मैं आपको स्टेप्स रिवाइज करा देती हूँ कि आरएसए एल्गोरिथम्स के हमारे जो स्टेप्स है वो होते क्या है। आरएसए एल्गोरिथम्स में जो आपके स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है जनरेशन की। आपको पता है आरएसए एल्गोरिथम हमारी क्या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है जिसमें हम पब्लिक की एंड प्राइवेट की का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ की। इसमें भी पहला स्टेप आता है सेलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर पी एन क्यू। पी एन क्यू जो आप इसमें सेलेक्ट करोगे वो क्या होते हैं? हमेशा प्राइम नंबर होते हैं। देन जब आपने पी एन क्यू को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको एन फाइंड करना होता है। एन कैसे आप फाइंड करेंगे? पी एन क्यू, पी इंटू क्यू, पी और क्यू की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एन। देन थर्ड स्टेप में आप क्या फाइंड करते हो? कैलकुलेट फाई एन। फाई एन क्या होता है? हमारा आयलर टोटेन फंक्शन जिसको आप कैसे फाइंड करते हो? पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन। उसके बाद इसी के अंदर हमारा फोर्थ स्टेप होता है जिसमें आपको ई फाइंड करना होता है। ई आप किस तरीके से फाइंड करते हो? उसका एक कंडीशन होती है कि ई की वैल्यू फाई एन और वन के बीच में होनी चाहिए एंड फाई एन और ई का जीसीडी हमेशा क्या आना चाहिए? वन। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उनका क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। ये हमारे फोर्थ स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जिसमें आप डी को कैलकुलेट करते हो। कैलकुलेट डी। डी आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो? ई की पावर माइनस वन मोड फाई एन। ठीक है, ये आपकी जनरेशन ऑफ की के स्टेप्स होते हैं। उसके बाद पब्लिक की वैल्यू क्या होती है? ई इंटू एन, हमेशा याद रखें। प्राइवेट की वैल्यू क्या होती है? डी इंटू एन। यहाँ तक आपका जो जनरेशन ऑफ की है यहाँ आपको दोनों की मिल गई। उसके बाद आपके बोलता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन आप किस तरीके से करते हो? सी क्या होता है? हमारा साइफर टेक्स्ट, जिसको आप फाइंड किस तरीके से करते हो? एम की पावर ई मोड एन, ये होता है हमारा इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के लिए एम इक्वल टू सी की पावर डी मोड एन। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। ये तीन स्टेप, पहले जनरेशन ऑफ की, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको इससे रिवाइज हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? आप देखोगे हमें पी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, यानी दोनों प्राइम नंबर गिवन है। पी एंड क्यू, ई भी हमें गिवन है और डी भी हमें गिवन है। तो सिंपल, आपको ज्यादातर मैक्सिमम चीजें गिवन है। अगर आपको स्टेप्स याद है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहला स्टेप हमारे क्या होता है? जनरेशन ऑफ की में पी एंड क्यू को फाइंड करना, बट आपको यहाँ गिवन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन आप कैसे फाइंड करते हो? पी इंटू क्यू। पी की वैल्यू क्या है? 17, क्यू की वैल्यू क्या है? 11। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको स्मॉल एन मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 187। देन उसके बाद आप क्या फाइंड करते हो? फाई एन। फाई एन क्या होता है? आयलर टोटन फंक्शन। उसकी वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करते हो? पी माइनस वन एंड इंटू क्यू माइनस वन। पी माइनस वन 17 माइनस वन इंटू 11 माइनस वन। तो 16 इंटू 10, फाई एन आपका क्या आ जाएगा? 160, यानी आपका आयलर टोटन फंक्शन भी हो गया फाइंड। उसके बाद जो जनरेशन ऑफ की में स्टेप आता है वो ई और डी के लिए आता है, बट इस क्वेश्चन में हमें ई और डी ऑलरेडी गिवन है। ई की वैल्यू हमें 7 गिवन है एंड डी की वैल्यू 23 गिवन है। देन उसके बाद हमारा पब्लिक की, प्राइवेट की। आपको पता है पब्लिक की क्या होती है? ई कॉमा एन। ई क्या है हमारे पास? 7। एन क्या है? 187, 7 कॉमा 187। प्राइवेट की डी इंटू एन। डी क्या है हमारे? 23। एन की वैल्यू क्या है? 187। तो यहाँ आपका पब्लिक की और प्राइवेट की आपने फाइंड कर ली। क्वेश्चन में ये भी पूछा था ना, कैलकुलेट पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तो आपने इतना काम तो कर लिया है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल।
अब आपसे क्या पूछा है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस आप करके दिखाइए, जबकि आपका जो मैसेज यानी प्लेन टेक्स्ट वो आपको 77 उसकी वैल्यू गिवन है। तो इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, सी यानी साइफर टेक्स्ट इक्वल टू m की पावर e मोड n। m क्या आपके पास 77, e क्या है 7, मोड 187। अब ये जो वैल्यू है, अब आप इस वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो काफी बड़ी वैल्यू है। अब मेरे हिसाब से जो कैलकुलेटर है वो मोड तो फाइंड कर देता है, बट इतनी बड़ी वैल्यू जो पावर में होती है उस तरीके का मोड वो फाइंड नहीं करके देता। तो अब हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे, यूजिंग मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल यूजिंग मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का हम यूज करके इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। 77 की पावर कितनी है 7, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे। पहले आप 77 की पावर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से फाइंड करोगे। बट अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 के मल्टीपल्स में चलते हैं। हम सबसे पहले 77 की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 6 की, फिर 8 की, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी स्टेप 1 होता है। इसके अंदर के मैं स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे हर क्वेश्चन में। तो आपको मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आगे आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो 77 की पावर 7 है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 1 से नहीं चलेंगे, हम 2 के मल्टीपल्स में चलेंगे। तो 77 की पावर 2 मोड 187। 77 की पावर 2 का मतलब क्या है, 77 इंटू 77। तो 77 इंटू 77 मोड 187। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5929 मोड 187। अब ये वैल्यू आप किस हेल्प से फाइंड करोगे, अपने कैलकुलेटर की हेल्प से आप मोड की वैल्यू फाइंड करोगे। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 132। यानी आपके पास 77 की पावर 2 मोड 187 की वैल्यू आ गई, जो कि आ गई 132। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, 77 की पावर 4 मोड 187 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या इसकी पावर है 4। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 77 की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, 77 की पावर 2 इंटू 77 की पावर 2। ऐसे भी तो मैं लिख सकती हूँ। आपको पता है कि जब भी बेस सेम होती है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, जब भी हमारी मैं आपको समझा देती हूँ, ए की पावर एक्स हो गई, ए की पावर वाई हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारा बेस सेम होगा तो हमेशा पावर ऐड हो जाती है। तो वही यहाँ लगाया, 77 की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया, 77 की पावर 2 इंटू 77 की पावर 2, क्योंकि मुझे 77 की पावर 2 मोड 187 की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या थी, 132 इंटू 132 मोड 187। ठीक है, आपको पता है ना 77 की पावर 2 की वैल्यू मैं पहले स्टेप 1 में निकाल चुकी हूँ। तो सिंपल मैंने इसकी वैल्यू रख दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 17424 मोड 187 आया। फिर मैंने इसका मोड निकाला, मेरा मोड क्या आया, 17424 मोड 187 की वैल्यू मेरी क्या आई, 33। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं 6 पे नहीं जाऊंगी कि 77 की पावर 6 पे जाऊंगी, नहीं। अब मैंने कहा कि 77 की पावर 7 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ, जो मैंने वैल्यूज निकाली, हाँ मैं ब्रेक कर सकती हूँ। 7 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 4 2 में। मैंने क्या करा, 77 की पावर 4 इंटू 77 की पावर 2 इंटू 77 की पावर 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप पावर को ऐड कीजिए, 4 + 2 6 + 1 यानी 7। 77 की पावर 4 की आपको वैल्यू पता है क्या है, 33 आपने निकाली थी, इंटू 77 की पावर 2 की आपकी वैल्यू पता है, यस क्या थी, 132। 77 की पावर 1 की वैल्यू पता है, हाँ जिस 77 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 77 सिंपल। तो 77 मोड 187, आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, हमारे पास वैल्यू आ गई 335412 मोड 187। जब आप इसका मोड निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू हमारा जो साइफर टेक्स्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 121। इस तरीके से आप इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तब भी पावर में वैल्यूज आएगी। आप मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का यूज करके पावर को ब्रेक करेंगे और फिर मोड के थ्रू आप उनको फाइंड करते रहेंगे इजीली। ठीक है, अब यहाँ इनक्रिप्शन प्रोसेस हो गया। अब हमें डिक्रिप्शन प्रोसेस करके दिखाना है कि हमारे जो मैसेज है उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 77 आएगी। तो डिक्रिप्शन के लिए m इज इक्वल टू सी की पावर d मोड n, सिंपल। सी आपको पता है साइफर टेक्स्ट 121, डी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 23, एन आपने निकाल लिया है 187। तो सिंपल आप वैल्यूज रखेंगे, 121 की पावर 23 इंटू मोड 187। अब सिंपल यहाँ पे भी आप किसका यूज करेंगे, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का,
121 की पावर 23। तो आप इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि आप 2 के मल्टीपल्स में चलेंगे तो आपका बहुत इजीली और बहुत जल्दी आप फाइंड कर पाएंगे। तो 121 की पावर 2 मोड 187, मैंने भी 2 के मल्टीपल्स में ही इसको सॉल्व किया। तो 121 की पावर 2 का मतलब क्या है, 121 इंटू 121, आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 14641 मोड 187। सिंपल, कैलकुलेटर से मोड की वैल्यू निकालेंगे 55 आएगी। फिर उसके बाद 121 की पावर 4 मोड 187, 4 को मैंने जैसे यहाँ लिखा था उसी तरीके से कर लिया। 121 की पावर 2 इंटू 121 की पावर 2, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है 55, इसकी वैल्यू मुझे पता है 55, तो यहाँ मैंने 55 इंटू 55 लिख दिया मोड 187। सिंपल, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करा, मेरी वैल्यू है 33। उसके बाद इसी तरीके से मैंने 8 की वैल्यू निकाली 121 की पावर 8, इसको मैंने किस तरीके से ब्रेक किया 8 को, 4 प्लस 4 यानी 121 की पावर 4 इंटू 121 की पावर 4। अब आप बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 4 8 होता है। तो 121 की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 33 इंटू 33 मोड 187, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 154 आ जाएगा। फिर उसके बाद 121 की पावर 16 की वैल्यू निकाली, 8 की पता है तो 16 को मैं 8 में ब्रेक कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। 121 की पावर 8 इंटू 121 की पावर 8। सिंपल, 121 की पावर 8 की वैल्यू मुझे पता है, यस 154 इंटू 154 मोड 187। फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करके मोड निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 154। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी 23 की। अब मैंने देखा 23 को क्या मैं जो मैंने इतने सारी वैल्यूज निकाली उसमें मैं ब्रेक कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। तो 121 की पावर 16, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 23 मोड 187। सिंपल, 121 की पावर 16 की वैल्यू क्या है 154, इसकी वैल्यू क्या है 121 की पावर 4 33, 55 इंटू 121। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 33820,710। फिर आप उसका मोड निकालेंगे 187 के साथ, तो मोड क्या आएगा आपका 77, यानी जो हमारा मैसेज है वो हमारा 77 आ चुका है, यानी जो हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस किया है वो हमने ठीक किया है, क्योंकि हमारा प्लेन टेक्स्ट जो था हमारा एक्चुअल वो हमने सॉल्व किया तो हमारा वही आया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें आरएसए एल्गोरिथम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा आपको पेशेंसली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो थोड़े कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आप हमेशा इसको याद रखें तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा आरएसए एल्गोरिथम से ही आया था, तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव 2022 से इसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, इन अ पब्लिक की सिस्टम यूजिंग आरएसए यू इंटरसेप्ट द साइफर टेक्स्ट C equal to 8, send a user whose public key is E equal to 13 and N equal to 33. What is the plain text M? अब आपसे इसमें साइफर टेक्स्ट गिवन है, आपको प्लेन टेक्स्ट पूछा है कि प्लेन टेक्स्ट क्या है। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, क्या गिवन है साइफर टेक्स्ट गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है ना एन की वैल्यू गिवन है। अब आप सीधा एल्गोरिथम्स पे जाए। एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या होता है जनरेशन ऑफ की। जनरेशन ऑफ की में पहला स्टेप क्या होता है पी और क्यू को फाइंड करना, बट आपको पता है कि पी और क्यू नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि एन इक्वल टू पी इंटू क्यू क्यू होता है, यानी पी और क्यू क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें एन की वैल्यू गिवन है 3, और आपको पता है पी एन क्यू क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। आपको पता है ना पी एन क्यू हमारे लार्ज प्राइम नंबर होते हैं। तो आप दो ऐसे प्राइम नंबर लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 33 आए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि दो नंबर कौन से हैं, क्या होंगे 3 इंटू 11, दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 33 आता है, यानी पी की वैल्यू 3 एंड क्यू की वैल्यू 11। अब जरूरी नहीं है मैंने पी की वैल्यू 3 ली है, आप पी की वैल्यू 11 भी लेंगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू 33 से आपको क्या पता चल गई, पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई। पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 11। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, आप याद करिए। पहला हमारा स्टेप होता है पी इंटू क्यू, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है एन निकालना, उसके बाद क्या निकालता हम फाई एन, जिसको हम बोलते हैं आयलर टोटन फंक्शन। वो हम किस तरीके से निकालते हैं, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। सिंपल, पी माइनस वन 3 माइनस वन इंटू 11 माइनस वन, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारी 20। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना होता है कैलकुलेट डी, जो कि हमारा प्राइवेट एक्सपोनेंट होता है, उसको हमें फाइंड करना होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है डी इक्वल टू ई की पावर -1 मोड फाई एन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमारा क्या होता है डी इक्वल टू ई की पावर -1 मोड फाई एन, ये है। हमने इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता है डी इक्वल टू ई की पावर -1 का मतलब होता है ई 1 की
1/e, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी, तो मोड फाई एन। सिंपल मैंने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, डी इंटू ई इज इक्वल टू 1 मोड फाई एन। सिंपल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, मैंने आपको बता दिया है। तो 13 इंटू डी, ई की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है 13 इंटू डी इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 20। अब इस तरह आप डी को किस तरीके से फाइंड करेंगे, बहुत सारे हमारे पास लाइक आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, बट हमारे पास बेस्ट है आप एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम्स का यूज करें, वहां से फाइंड कर ले। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि 13 में मैं किस वैल्यू की मल्टीप्लाई करूं और उसका मोड करूं 20 के साथ, और मोड मेरा क्या आ जाए 1। या तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, या आप एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम्स का यूज करिए, वहां मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम्स का हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो आप उसको लगाएंगे तो डी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 17। या आप जो मैंने आपको बताया आप ऐसे देख लीजिए कि 13 की मल्टीप्लाई में किस नंबर के साथ करूं और फिर उसका मोड करूं 20 के साथ और फिर मेरा 1 आ जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा 17। जब आप 13 की मल्टीप्लाई करोगे 17 के साथ तो आपकी वैल्यू आएगी 221। जब आप 221 का मोड निकालेंगे 20 के साथ तो वो मोड क्या आएगा आपका 1, तो इसका मतलब डी की वैल्यू मेरी क्या है 17। ठीक है, यहाँ से आपने डी को फाइंड कर लिया है। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे दो प्रोसेस होते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ आपको साइफर टेक्स्ट गिवन है, इसका मतलब आपको इनक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या करोगे सीधा डिक्रिप्शन करोगे। तो डिक्रिप्शन क्योंकि आपसे मैसेज ही तो पूछा, आप जबरदस्ती क्यों करोगे स्टेप्स, आपसे मैसेज पूछा है, आप मैसेज बताइए। m इक्वल टू सी की पावर डी मोड n, ठीक है, 8 की पावर सी आपको गिवन है 8, डी की वैल्यू क्या है 17 मोड n की वैल्यू क्या है 33 जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल 18 की पावर 17 मोड 33। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया है इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे 2 के मल्टीपल में। पहले मैंने 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 4, फिर 8 की पावर 8, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और कैलकुलेटर से आप मोड निकालना ज़रूर सीख लें क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मोड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मैसेज है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। आप इसको खुद से सॉल्व करें, यहाँ आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन मिलेगा आपको जब आपको ये मिलेगी PDF, बट इसको आप एक बार खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल, हमारे मैसेज के आगे हमारे 2, ठीक है, तो दोनों हमारे जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियसली RSA एल्गोरिथम से हमने वो सॉल्व कर लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा EQT 2022 से इसने पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, ये हमारा डैफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम से वहां से आया था। इसके साथ जरूर जैसे RSA एल्गोरिथम आएगी ना तो वो आपसे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलेगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। इसी तरीके से ये है, डैफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आएगा। तो उसका न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल था क्या, डिटरमाइन द शेयर्ड सीक्रेट की। आपको क्या बताना था कि शेयर्ड सीक्रेट की को आपको फाइंड करना था इन अ डैफी हेलमैन स्कीम विद अ कॉमन प्राइम। आपको एक प्राइम कॉमन प्राइम गिवन था 71, प्रिमिटिव रूट गिवन था 7, फाइंड द प्राइवेट गिवन द प्राइवेट की ऑफ द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ए एंड बी। ए और बी की जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है उनकी प्राइवेट की भी आपको गिवन थी 5 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। सिंपली आपको ज्यादातर सभी चीजें गिवन थी, आपको क्या बताना था, सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट की बतानी थी। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लाइक क्यू क्या होता है, अल्फा क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो हमारा कॉमन प्राइम नंबर होता है उसको हम बोलते हैं क्यू, जो हमें गिवन है 71। प्रिमिटिव रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, वो भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है हमारी 7। XA और XB ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइवेट की। तो प्राइवेट की ए और बी की आपको क्या गिवन है 5 एंड 12। YA और YB हमारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक की। तो सबसे पहले हम YA और YB को फाइंड कर लेंगे जो कि है हमारी पब्लिक की A और B के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है YA इक्वल टू अल्फा की पावर XA मोड Q। अल्फा आपको क्या गिवन है 7, अल्फा क्या होता है हमारा प्रिमिटिव रूट, तो 7 की पावर 5 मोड 71। सिंपल, आप इसको जैसे मैंने आपको बताया 2 के मल्टीपल्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हाँ इतनी बड़ी पावर है नहीं, बट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो आपकी पब्लिक की क्या आएगी ए के लिए 51। इसी तरीके से आप बी के लिए पब्लिक की फाइंड करेंगे तो अल्फा की पावर XB। अगर हम YB की बात करें तो यहाँ XB आ रहा है, अगर हम YA की बात करें तो यहाँ XA आ रहा है। XA क्या है हमारा प्राइवेट की और YB क्या है हमारी पब्लिक की। तो 7 की पावर 12 मोड 71। आप इसको
जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 आएगी। तो y और yb की मुझे वैल्यू पता चल गई 51 एंड 4। अब सिंपल है, सीक्रेट की का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीक्रेट की क्या होती है हमारी K1 एंड K2। अब सीक्रेट की आपकी वैल्यू सही आई है नहीं, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सीक्रेट की वैल्यूज को फाइंड करेंगे K1 और K2 वो हमेशा इक्वल आएंगी। तो आप फाइंड कर लीजिए वाई बी की पावर एक्स ए मोड क्यू, तो 4 की पावर 5 मोड 71 जब आप करोगे तो K1 आपका क्या आएगा 30। इसी तरीके से आप K2 फाइंड करोगे तो K2 हमारा क्या आएगा 30। तो इसका मतलब क्या है, हमने सीक्रेट की फाइंड कर लिया जो कि है हमारी 30 और दोनों इक्वल आई। इसका मतलब ये क्या है हमारा, हमने जो किया है वो हमने क्या किया है, ठीक किया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डैफी हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2022-23 में पूछा गया था। ये है हमारा प्ले फेयर टेक्निक के लिए। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एल्गोरिथम्स कोई भी टेक्निक आपसे पूछेगा, सबसे पहले वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल आएगा। तो एक्सप्लेन प्ले फेयर टेक्निक एंड इनक्रिप्ट द फॉलोइंग मैसेज, हाइड द गोल्ड इन द ट्री स्टम्प यूजिंग द की प्ले फेयर। आपको प्ले फेयर टेक्निक को एक्सप्लेन करना था। एक मैसेज आपको गिवन है जो है हाइड द गोल्ड इन द ट्री स्टम्प। इसको आपको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है और आपको की गिवन है प्ले फेयर। ठीक है, अब प्ले फेयर टेक्निक एल्गोरिथम जो है, प्ले फेयर साइफर एल्गोरिथम जो है, इससे पहले आपको इसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं या इस एल्गोरिथम से क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो मैं एक बार आपको स्टेप्स थोड़ा याद दिला देती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो अगर हम बात करें इसके स्टेप्स की, प्ले फेयर साइफर एल्गोरिथम्स के, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम 5x5 का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। अब 5x5 आप मैट्रिक्स बनाएंगे, 5 5 जे 25, यानी आपके पास जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, यानी जो आपके पास ब्लॉक्स होंगे वो कितने होंगे 25 होंगे। बट हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। इसका मतलब यह है कि एक ब्लॉक्स में किसी ना किसी एक ब्लॉक ऐसा होगा जिसमें 2 वैल्यूज आएंगी। तो वो कौन सा होता है, आई और जे। आई और जे हमेशा सेम पेयर में होता है, जो भी ब्लॉक होगा आई और जे हमेशा साथ में होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब थर्ड स्टेप में जो भी आपको मैसेज इनक्रिप्ट करना है उसको आप पेयर में करोगे, यानी 2-2 के पेयर में करोगे। सिंपल, 2-2 के पेयर में हो जाता है तो ठीक है। बट ऐसी कंडीशन आ जाते कभी कभी कि 2-2 के पेयर में नहीं होता, तो वहां हम देखेंगे। इसमें पहला स्टेप ये होता है कभी भी 2 सेम लेटर का हम पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे LL हो गया, EE हो गया, OO हो गया, कभी भी हम 2 सेम लेटर की पेयरिंग नहीं करेंगे। जब भी ऐसा आता है कि हमारे पास 2 सेम लेटर की पेयरिंग होती है तो हम क्या करते हैं, उनको स्प्लिट कर लेते हैं। हम उनको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड वाले की उसके प्रीवियस वाले लाइक उसके बराबर वाले के साथ पेयरिंग कर देंगे और पहले वाले के साथ हमेशा एक्स को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट में हमारा क्या है कि जब भी आप पेयरिंग कर रहे हो, शायद ऐसा हो जाए कि एक लेटर रह जाए। तो जब भी ऐसा होता है कि एक लेटर रह जाता है, लाइक मायाज 2 की इसकी पेयरिंग हो गई, 2 की इसकी पेयरिंग हो गई, लेकिन एस अकेला रह गया, तो उस टाइम आप क्या करोगे, जेड को ऐड कर दोगे उसके साथ। ठीक है, ये आपके सिंपल होते हैं क्या स्टेप्स, आपको जो पता होनी चाहिए। जो हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमारे 3 स्टेप होते हैं जिसकी हेल्प से आपको इनक्रिप्ट करना आना चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ इस नोटबुक पे। पहला क्या होता है कि जब भी आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, जिस लेटर को आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, अगर वो सेम रो में है, लाइक P और L को मुझे इनक्रिप्ट करना है, अगर वो सेम रो में है तो मुझे क्या करना है, जस्ट उसके इमीडिएट राइट वाले से उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। यानी P का इमीडिएट राइट कौन सा है, L, और L का इमीडिएट राइट कौन है, A। यानी P और L को मैं इनक्रिप्ट करके L और A लिख सकती हूँ अगर वो सेम रो के अंदर है। पहला हमारा ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये हो गया मेरे सेम रो के लिए कि जो मैं लेटर देख रही हूँ वो मेरे सेम रो के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे इमीडिएट राइट वाले से उसे क्या करना है, रिप्लेस करना है। नेक्स्ट में क्या होता है कि अगर वो सेम कॉलम के अंदर आ रहे हैं, लाइक L और D का, लाइक P और C का ले लेते हैं, लाइक P और C को हमें क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो P और C हम देखेंगे, P और C तो सेम कॉलम में आ रहे हैं, तो जब वो सेम कॉलम में आते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट उसके नीचे वाले से उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसके बिलो वाले से उसके रिप्लेस कर देते हैं। यानी P को हम किससे रिप्लेस करेंगे, F से, और C को किससे रिप्लेस करेंगे, H से। ये दूसरा रूल होता है। थर्ड रूल क्या होता है कि जो लेटर्स है ना तो वो सेम रो में आ रहे हैं,
ना वो सेम कॉलम में आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम डी और एन को ले लेते हैं। डी और एन ना तो ये सेम रो में है ना ये सेम कॉलम में है, तो इनको हम किस तरीके से इनक्रिप्ट करेंगे अब हम देखेंगे। आप इसको अच्छे से देखना, ठीक है। डी और एन, अब डी के एन के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग यानी डी के नीचे वाला के है। डी के कॉरस्पॉन्डिंग रो में देखेंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जी। यानी एन को किससे रिप्लेस करना है हमें, के से, और डी को किससे रिप्लेस करना है, जी से, यानी जी कॉमा एन। समझ आया आपको? ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब सेम रो और सेम कॉलम में नहीं होता तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं सेम रो के अंदर की कौन आ रहा है। लाइक एन, अगर हम डी को फाइंड कर रहे हैं तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग सेम रो में देखेंगे कि एन के ऊपर कौन आ रहा है। इसी तरीके से इस तरीके से देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं और जो मैंने आपको बताया वो होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है वो। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या, हाइड द गोल्ड इन द ट्री स्टम्प। अब दो दो के पेयर में हम कर लेते हैं। एच आई ठीक है, डी ई ठीक है, टी एच। आप ऐसे नहीं करोगे कि टी एच ई के साथ अकेला रह गया, नहीं। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक साथ लिख लोगे, लाइक ऐसे, एच आई डी ई टी एच ई जी ओ एल डी आई एन टी एच ई TREESTUMP। इस तरीके से आप एक साथ लिख लोगे। फिर आप दो दो की पेयरिंग करोगे। एच आई की ठीक है, डी ई की ठीक है, टी एच ओके, ई जी ठीक है, ओ एल डी आई एन टी एच ई टी आर। यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो दो सेम हो आ गए, ई ये तो अलाउ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ई ऐसी रहेगा, नेक्स्ट वाले ई के साथ उसके बराबर वाले से पेयरिंग कर देंगे, फर्स्ट के साथ क्या कर देंगे, एक्स को ऐड कर देंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था वही इसके अंदर किया है। फिर TUMP, सिंपल, बस यहाँ आपको याद रखना था, तो वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ, आप चेक कर लें। सेम इसी तरीके से पेयरिंग की हुई है, बस यहाँ थोड़ा रूल लगाना था क्योंकि यहाँ सेम आ रहे थे, तो सेम नहीं आ सकते। अब पहला स्टेप क्या होता है, 5x5 मैट्रिक्स बनाएंगे। 5x5 मैट्रिक्स बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या इंसर्ट करना, जो हमें की गिवन है। की हमें क्या गिवन है, प्ले फेयर। सबसे पहले हम प्ले फेयर को क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब प्ले फेयर के अंदर भी एक बात है, प्ले फेयर के अंदर आप देखोगे कि PLAYFAIR, ए रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ऐसा नहीं कि आप इसे 2 बार लिख दोगे ए को। अगर आपने एक बार इंसर्ट कर दिया है और वो की के अंदर रिपीट हो रहा है तो आपको दोबारा लिखने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले अपनी की को इंसर्ट कर देंगे, PLAYFA। पहले ही इंसर्ट है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आई आएगा, मैंने क्या बोला, आई के साथ हमेशा पेयरिंग होगी जे की, तो आई और जे एक साथ हो गए, और आई आर, तो ये मेरे प्ले फेयर हो गई पहले की इंसर्ट। उसके बाद अब मुझे ABCD सीक्वेंस में देखना है। ए ऑलरेडी इंसर्टेड है तो BCDEF पहली इंसर्टेड है तो F को छोड़ देना है, GHI पहली इंसर्टेड है तो IJ पहली है, K, फिर L ऑलरेडी इंसर्टेड है, M। इस तरीके से Z तक आप इसमें इंसर्ट कर लोगे। सबसे पहला और सबसे इनिशियल स्टेप, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल पेयरिंग में देखना है। सबसे पहले हमारी पेयरिंग कौन सी है, HI। अब आप फाइंड करो HI है कहाँ, H मेरा ये रहा, I मेरा ये रहा। अब रूल्स पे चलो, 3 रूल्स थे। सेम रो में नहीं, सेम कॉलम में नहीं, तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 लगेगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वाला। यानी आई को हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग से सेम उसके रो के कॉरस्पॉन्डिंग में रिप्लेस करेंगे। आई का देखेंगे, आई को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, बी से। एच को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, ई से। यानी एच आई का क्या बनेगा, ई और बी, जो मैंने आगे लिखा हुआ है, ई और बी। समझ आया ई और बी किस तरीके से हुआ ये। फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पेयरिंग क्या है, डी और ई। अब डी और ई को आप फाइंड करो, डी और ई का है, डी ये रहा, ई ये रहा। क्या सेम रो में है, नहीं। सेम कॉलम में है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूल लगाएंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वाला। तो ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी के नीचे कौन आ रहा है, एम, यानी ई को कौन रिप्लेस करेगा, एम। डी को कौन करेगा, आई। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, डी और ई का आई और एम। क्या हम देख लेते हैं आई और एम है, यस आई और एम है, यानी हम अभी करेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टी और एच। टी और एच आप देखेंगे, टी का है हमारा, टी ये रहा, एच का है हमारा, एच ये रहा। क्या ये सेम रो में है, नहीं। सेम कॉलम में है, नहीं। इसका मतलब थर्ड रूल लगेगा कॉरस्पॉन्डिंग वाला। टी को हम उसके
किससे रिप्लेस करेंगे, क्यू से। एच को किससे रिप्लेस करेंगे, एम से। तो टी और एच का क्या होगा, क्यू और एम, ठीक है। फिर ई और जी, ई और जी, देखो ई और जी नेक्स्ट देखेंगे, ई और जी, ई और जी सेम रो में है, यस, यानी पहला रूल लगेगा। यानी पहला रूल क्या कहता है, अगर आप सेम रो में हो तो जस्ट उसके इमीडिएट राइट वाले से उसको रिप्लेस कर दो। तो ई का जस्ट इमीडिएट राइट कौन है, जी, और जी का इमीडिएट राइट कौन है, एच। यानी ई और जी को कौन रिप्लेस करेगा, जी और एच। तो हम देख लेते हैं, जी और एच है और टी और एच है, क्यू और एम है, ठीक है। उसके बाद ओ और एल, ओ और एल क्या सेम रो के अंदर है, ओ और एल, नहीं। क्या सेम कॉलम के अंदर है, यस, सेम कॉलम के अंदर है। तो ओ को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बिलो, यानी जस्ट उसके नीचे वाले से। यानी ओ को रिप्लेस कर देंगे हम बी से, और एल को किससे रिप्लेस कर देंगे, आर से। तो यहाँ ओ और एल का क्या है, वी और आर। फिर डी और आई को देखेंगे, डी और आई, डी और आई क्या है, सेम रो में है, यस, पहला ही रूल है। सेम रो क्या कहता है कि इमीडिएट राइट वाले से कर देंगे। डी का इमीडिएट राइट कौन सा है, डी का इमीडिएट राइट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सर्कुलरली करेंगे। तो इसका इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा, आई। तो डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से, और आई को किससे रिप्लेस कर देंगे, इमीडिएट राइट वाले से, यानी आर से, ठीक है। फिर एन और टी, एन और टी आप देखोगे, एन और टी का है, एन ये रहा और टी ये रहा, क्या सेम रो में, यस, सेम रो में है। तो टी का इमीडिएट राइट तो है ही नहीं, टी तो खत्म है। तो ऐसा नहीं, आप क्या करोगे, सर्कुलरली जाओगे। टी का राइट कौन हो गया हमारा, एन, और एन का इमीडिएट राइट कौन हो गया हमारा, ओ, ठीक है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ जहाँ मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो ये आपका इनक्रिप्ट करके मैसेज ही आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको बस इसमें क्या याद रखना है, 3 रूल याद रखने हैं, और जो स्टार्टिंग में पेयरिंग वाले रूल है, पेयरिंग वाले रूल्स याद रखने हैं, और सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको स्टेप्स याद होंगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर आपको स्टेप्स नहीं याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। यहाँ आप जरूर मिस्टेक कर जाओगे अगर आपको स्टेप्स याद ही नहीं है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, अगर सेम रो के अंदर है, सेम रो के अंदर है तो जस्ट इमीडिएट राइट वाले से करेंगे। सेम कॉलम के अंदर है तो जस्ट बिलो वाले से, यानी उसके नीचे वाले से करेंगे। और अगर ना ही सेम रो है ना ही सेम कॉलम में, तो देखेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन है। एन का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी, तो डी के नीचे देख लेंगे की, इस तरीके से। यानी एन को किससे रिप्लेस करेंगे, के से, डी को किससे रिप्लेस करेंगे, जी से, इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वाला, ठीक है। आई होप आपको ये प्ले फेयर टेक्निक क्लियर होगी, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हमारे जो न्यूमेरिकल है उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ से पहले आपको क्या पूछता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करना है, और एक न्यूमेरिकल देता है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट तो आपको आई होप क्लियर होगी, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वीडियो, वहाँ मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे EQT 2023-24 में पूछा गया था। वही अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, इस एल्गोरिथम्स के। तो इस एल्गोरिथम्स के सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो होती है x इज कॉन्ग्रेंट टू A1 मोड M1, x इज कॉन्ग्रेंट टू A2 मोड M2। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है। A1 M1 जो यहाँ वैल्यू होती है वो A1 होती है, ये जो यहाँ होती है मोड के साथ वो M1 वैल्यू होती है। उसके बाद इसमें फर्स्ट स्टेप आता है GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका M1 M2 M2 M3 M3 M1, जैसे जितनी भी वैल्यूज गिवन होगी उनका सेकंड वाले के साथ, यानी M1 M2 M2 M3 M3 M1। अगर M4 होगा तो M2 M1 M2 M2 M3 M3 M4। इस तरीके से उनका GCD क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम GCD 1 होता ही होता है। फिर नेक्स्ट में आपको क्या फाइंड करना होता है, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होता है, कैपिटल M1 X1 A1 प्लस कैपिटल M2 X2 A2 प्लस डैश 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 मोड M। अब कैपिटल M1 तो आपको गिवन नहीं है, तो कैपिटल M1 आपको फाइंड करना होता है। X1 भी आपको पता नहीं है तो X1 भी आपको फाइंड करना होता है। सिर्फ आपको इसमें क्या पता है, A1 A2 A3 जितने भी A1 होंगे वो आप A की वैल्यूज होंगी वो आपको पता होंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती हैं, ठीक है। मोड M, सबसे पहले हम ये वाले मोड की बात करेंगे। जो मोड कैपिटल M है वो आपको कैसे फाइंड करना है। कैपिटल M की वैल्यू होती है M1 इंटू M2 इंटू M3 डैश 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 MN, यानी जो भी क्वेश्चन में जितने भी M की वैल्यूज है उन सबका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे कैपिटल M की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप M1 M2 M3 जो कैपिटल M1 कैपिटल M2 जो अंदर है उनको फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, MI इक्वल टू M अपॉन स्मॉल M1। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप
M1 को फाइंड कर रहे हैं, M2 को फाइंड कर रहे हैं या M3 को फाइंड कर रहे हैं। अगर हम M1 की बात करें तो M1 इक्वल टू कैपिटल M अपॉन M1। कैपिटल M की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली अपॉन M1, तो वहां से आप कैपिटल M1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से M2 की, इसी तरीके से M3 की। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल M1 M2 आपने ये भी फाइंड कर लिया, A1 A2 आपको ऑलरेडी पता है, कैपिटल M भी आपने फाइंड कर लिया। अब X1 X2 की वैल्यूज को आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आपका क्या है, टू कैलकुलेट एक्स आई को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है MI(xi) इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod MI। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वही कि आप कौन सी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, कि M1 M2 M3 कौन सी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप XI को फाइंड करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हर किस स्टेप में हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टेप्स को याद करिए। सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 mod M1, यही तो होती है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 mod M1। ठीक है, ये होती है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें क्वेश्चन क्या इसी फॉर्मेट में गिवन है, यस, x इक्वल टू 2 mod 3। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट से 2, और M1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। सेकंड से बात करें तो A2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, M2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। ठीक है, ये इतना हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, इनका GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ दो वैल्यूज हैं, तो किसकी बात करेंगे, M1 M2 एंड M2 M1। सेम ही बात है, इसका GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप 5 और 3 का GCD देखेंगे यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये वाला स्टेप भी क्लियर है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। लेकिन x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कैपिटल M1 कैपिटल X1 इन सब की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो अब उन सब की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ये आपको क्लियर है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, हम कैपिटल M की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल M की वैल्यू क्या होती है, M1 इंटू M2, जितने भी M की वैल्यूज है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ क्या है, हमारे दो वैल्यूज है यानी 3 और 5। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 15। फिर उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे, कैपिटल M1। कैपिटल M1 की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M अपॉन M1। कैपिटल M की वैल्यू क्या है, हमने 15। स्मॉल M1 की वैल्यू क्या, जो हमने क्वेश्चन से निकाली है, जो कि क्या है 3। आप रखोगे तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसी तरीके से M2 की आप कैलकुलेट करोगे तो M2 की क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमारे पास A1 आ गया, कैपिटल M आ गए, M1 M2 भी आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, XI यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू क्या थी, MI(xi) इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M1। यानी हम 4x1 के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं 4, ये लिखा 4x1 के लिए, तो M1 X1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M1। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 X1 mod M1 इक्वल टू 1। तो आपको M1 की वैल्यू पता है, कैपिटल M1 की, यस, अभी निकालिए क्या है 5। X1 आपको निकालना है, मोड M1, स्मॉल M1 की वैल्यू आपको पता है, यस, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 3, तो आपने 3 लिख दी, इज इक्वल टू 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5x1 mod 3 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक ही चीज है, आपको वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किसका मोड 1 आ रहा है। अब सबसे पहले आप 5 के साथ 1 रख के देखिए, 5 इंटू 1 mod 3। 5 का मोड 3 करिए, यानी 5 जो वैल्यू है उसका अगर आप मोड करेंगे 3 के साथ, क्या वो 1 आ रहा है, नहीं, वो क्या आएगा आपका 2 आएगा। देन 1 तो इसका मतलब नहीं है, x1 की वैल्यू 1 नहीं है। अब 2 पे जाएंगे तो 5 2 से 10, 10 mod 3 करेंगे तो आपकी क्या आ रहा है, 10 mod 3 करके वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1। इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है 2, यानी x1 की वो वैल्यू है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और मोड करें 3 के साथ और वो हमारी क्या दे, 1 दे। वो वैल्यू का हमें फाइंड करना है। 1 रख के देखा तो 1 हमने रख के देखा तो हमारा नहीं आ रहा 1, सॉल्व करा तो 5 mod 3 करा तो हमारा 1 नहीं आ रहा। उसके बाद 2 रख के देखा तो x1 की वैल्यू हमारी क्या आई 2। ठीक है, इसी तरीके से x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो M2 X2 इंटू मोड M2 इक्वल टू 1। M2 क्या है आपके पास 3, x2 नहीं पता, मोड M2 की वैल्यू क्या है, स्मॉल M2 की, यस पता है 5 इक्वल टू 1। यानी 3 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें और उसका मोड करें 5 के साथ जो कि 1 आ जाए। पहला आप 1 रख के देखिए, 3 इंटू 1 मोड 5, 3 मोड इस तरीके से 3 मोड 5 करोगे तो आपकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 आएगी, यानी 1 नहीं आएगी। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे, 1 के बाद क्या आता है 2।
अब जैसे आप 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, तो 6 mod 5 आप करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका सॉल्व करके उसका mod 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी x2 की वैल्यू क्या है, हमने क्या रखी थी x2 की वैल्यू 2, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। आपके पास अब सभी वैल्यूज हैं, सिंपल आप इसको रखिए और सॉल्व करिए। तो स्मॉल x इक्वल टू 5, m1 की वैल्यू 5 इंटू टू प्लस 3, जो भी आपने वैल्यूज रखी, कैपिटल M की वैल्यू आपने निकाल दी थी 15, तो 38 मोड 15 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, आपको मोड जरूर निकालना आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपसे मोड निकल रहा है वो। तो यहाँ से वैल्यू हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 8। आई होप आपको क्लियर होगा ये, और मोड निकालना आना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो x1 x2 x3 की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। सिंपल सिंपल आप इसमें नाउ हमें क्या फाइंड करना होता है, स्मॉल x, इसमें वैल्यूज रखोगे, मोड निकालोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 50। आप एक बार खुद से ये ट्राई करके देखो, हो सकता है मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई हो, बिल्कुल, कि कैलकुलेशन में कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है, बट एक बार आप खुद से ट्राई करके देखें कि मैंने खुद ने तो कहीं मिस्टेक नहीं कर दिया, आप उसको जरूर चेकआउट करें। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे की 2022-23 एंड 23-24, यानी लगातार 2 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है क्या, यूज फॉर्मेट थ्योरम टू फाइंड ए नंबर ए बिटवीन 0 एंड 72 एंड विद ए इज कॉन्ग्रेंट टू 9794 मोड 73। आपको फॉर्मेट थ्योरम का यूज करना है और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की आपको रेंज भी गिवन है। जो ए हमारी वैल्यू है ना, वो लाई करते हैं 0 और 72 के बीच में, और ए इज कॉन्ग्रेंट टू 9794 मोड 73, एक आपको ये वैल्यू गिवन है। तो ये है क्या, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू 9794 मोड 73, इसका मतलब ये है कि अगर आप 9794 को डिवाइड करेंगे 73 से, तो एक रिमाइंडर आएगा ए, जिसको हम बोले एक रिमाइंडर आएगा, जो कि हम बोल रहे हैं ए, और उसकी रेंज क्या है 0 और 72 के बीच में लाई करता है वो रिमाइंडर। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसमें जो स्टेप आएगा उसके आप क्या करेंगे, 9794 जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड करेंगे 73 के साथ। जैसे आप 9794 को 73 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 134.1644। अब ये डेसिमल वैल्यू है, आपको डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी है, आपको क्या लेनी है, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो यहाँ आप क्या ले लोगे 134, एक इंटीजर वैल्यू ले लोगे, आपको पता, ठीक है, सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट की डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। सबसे पहले आपने इसको इसके साथ डिवाइड करा तो आपका एक क्वोशेंट आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपने डिवाइड किया है, आपका जो क्वोशेंट आया उसको आपको डिवाइजर, जो आपको गिवन डिवाइजर है उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, और जो वैल्यू आए आपको वो फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई द डिवाइजर 73 बाय द क्वोशेंट। आप जब उस क्वोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो कभी भी किसी क्वोशेंट को अगर आप डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिविडेंट मिल जाता है कि आपने किसके साथ डिवाइड किया, आपको वही तो चाहिए। आप देख लो कि मैंने किसके साथ डिवाइड करा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि 9782 नंबर है जिससे मैंने उसको डिवाइड किया है, बट इनके अकॉर्डिंग क्या है 9794, इनके अकॉर्डिंग क्या है 9794, हमारे अकॉर्डिंग क्या है 9782। अब 9794 और 9782 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिफरेंस ही तो होता है कि जो हमें लास्ट में बचा, जो डिवाइड ही नहीं हो पाया। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या हम इसमें प्लस करें, क्या हम इसमें ऐड करें, कि जो हमारा रिमाइंडर हमें फाइंड हो जाए। अब आप क्या करोगे, 9794 आपको क्लियर दिख रहा है कि 9794 में से अगर आप 9782 को माइनस करोगे तो आपको सिंपल रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे आप 9794 में से 9782 को माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 12। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ए की वैल्यू क्या है 12। अब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने ईच स्टेप्स किस लिए परफॉर्म किया, क्यों परफॉर्म किए, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सेम आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन नंबर है उसके डिवाइजर और जो भी आपको डिविडेंड गिवन है उन दोनों को डिवाइड करना है, वहां से आपको क्वोशेंट फाइंड करना है। जो आपका क्वोशेंट आएगा, जो गिवन डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करके आपको नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है। फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे कि वो डिफरेंस कौन सा है, जो डिफरेंस है वही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। मैंने देखा डिफरेंस कितना है 12 का, यानी यही मेरा रिमाइंडर है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और आप देख भी सकते हो रेंज क्या गिवन थी 0 से
72, उसके बीच लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर ये आता है तो यहाँ हमने अपने जो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सारी PYQs क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं सबको सॉल्व कर लिया है। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इन क्वेश्चन को आप एक बार से खुद से जरूर ट्राई करें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या स्टेप में क्या होना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।